वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसमें से स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन आज की क्लास की वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो भारत के साथ कुछ न कुछ देश अपनी सीमा साझा करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों से भारत अपनी सीमा साझा करता है। उसी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं या भारत की सीमा कहते हैं। यदि आप देखें इस मैप में तो भारत के साथ कुल 7 देश लगे हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान ये मुख्य रूप से स्थलीय रूप से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं भारत के साथ। तो इन्हीं को ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भारत की सीमा के नाम से जाना जाता है। और मैंने ये भी बताया कि जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ रखती है जो 4096.7 किलोमीटर है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ रखती है 106 किलोमीटर। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें ए में हो जाएगा स्थलीय सीमा। देखिए जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की आज मैं सिर्फ लिखूंगा, आप लोग नोट करिए। भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। पंद्रह 15,200 किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम में 2 देश मिलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। तथा पूर्व में म्यांमार है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश बांग्लादेश
के साथ लगती है, जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है लद्दाख में, जो 106 किलोमीटर तक है। अब इसके बाद हम लोग पहला देखेंगे भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश सीमा सर्वाधिक लंबी है। यह सीमा सर्वाधिक लंबी है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं यदि आप देखें तो इधर से चले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अब देखिए इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। यह सीमा पूर्णतः मानव निर्मित है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं भारत चीन सीमा। दूसरा है भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा। इस सीमा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। यह पूर्णतः प्राकृतिक सीमा है।
प्राकृतिक सीमा है। यह भारत के 5 राज्यों, इसी में केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, 5 राज्यों। यह भारत के 5 राज्यों, जिनमें से इन 5 राज्यों में आप देख लेंगे चीन के साथ, तो उधर से आप लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है। अब इन 5 राज्यों में लद्दाख के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई, इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई लद्दाख के साथ लगती है। लद्दाख के साथ लगती है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जोड़ लेंगे, इस सीमा का निर्धारण 1913-14 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। ठीक है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 1913-14 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया और हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नामकरण किया गया और उसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। अब तीसरा पाकिस्तान के साथ लगेगा, भारत पाकिस्तान सीमा। यहाँ पर तीसरा हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा इस सीमा की कुल लंबाई, इस सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों, ये सब मैंने पिछली क्लास की वीडियो में बताया था, आज मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करिए। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के साथ। अब इनमें कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगती है। इनमें
राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ पंचाट की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, तो इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ पंचाट की अध्यक्षता में किया गया। यह सीमा पूर्णतः अध्यारोपित है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं मानवकृत प्लस विवादित है, मानवकृत और प्लस विवादित। ठीक है, मानवकृत और विवादित है। तो ये 3 हो गए, भारत बांग्लादेश सीमा, भारत चीन सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। अब इसके बाद चौथा होगा भारत नेपाल सीमा। ठीक, तो इधर आप लोग नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। यहीं से मिटा दे रहा हूं मैं। ये तीसरा हो गया, अब चौथा यहीं पे लिख देता हूं मैं। भारत नेपाल सीमा। लंबाई 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। यह भारत के, मैंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल को मिस कर दिया, 5 राज्यों के साथ लगेगा। यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन से हैं? यहाँ चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा। बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सिक्किम के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। अब यदि आप
घटते हुए क्रम में देखेंगे नेपाल की सीमा जो पांचों राज्य के साथ है, तो सबसे पहले आपका बिहार आ जाएगा। बिहार के बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब इसके बाद पांचवा म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा। अब ये जो भारत म्यांमार सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई कितना है? 1643 किलोमीटर है। अब यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, तो आप लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश ARP, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर MNP कर दीजिए, मणिपुर, और मिजोरम, मिजोरम MIJ। ठीक है, तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब इन सर्वाधिक जो लंबाई है म्यांमार की, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा होती है। फिर दूसरी जो सीमा होती है वो मिजोरम के साथ होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद छठे क्रम का है छठे क्रम का भारत भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा। तो इस सीमा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? इस सीमा की लंबाई कितना है? 690 किलोमीटर है। ठीक, अब इसके बाद यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भूटान। तो एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, तो यहाँ से चलिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब इनमें देखेंगे तो जो भारत और भूटान के साथ जो सीमा बनाता है, इस सीमा में सर्वाधिक जो सीमा लगता है इसका, तो इसकी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? असम के साथ लगती है। अब इसके बाद 7वां है भारत अफगानिस्तान सीमा। ठीक है, भारत अफगानिस्तान सीमा। तो इस सीमा की जो कुल लंबाई है, इस सीमा की कुल लंबाई, इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस सीमा का निर्धारण 1986 में सर
मोर्टिमर, ये रॉ है, सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस सीमा का निर्धारण 1986 में सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया। तो इसी डुरंड के नाम पर ही भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम रखा गया है डुरंड रेखा। अब इसके बाद हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जलीय सीमा को देखते हैं और इसी जलीय सीमा के अंतर्गत ही हम लोग समुद्री सीमा के बारे में भी जान लेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है कहाँ तक है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको मैं पहले मिटाऊंगा। जलीय सीमा, अब इस जलीय सीमा को दो भागों में डिवाइड कर लिया जाए। एक तरफ हो जाएगा तटीय सीमा और दूसरी तरफ समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, यदि तटीय सीमा की बात करें तो आप देखें कि भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई, तट यानी कि जहाँ से भारत का तट लगता है, कहाँ से लगता है, यहाँ से लगता है। ठीक है, यहाँ से भारत का तट लगता है समुद्र के साथ। इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के जो तट है उन्हीं को हम तटीय सीमा कहेंगे। और यह जो तटीय सीमा है भारत की मुख्य भूमि से, ये क्या है, मुख्य भूमि है ये। ठीक है ना, तो भारत की मुख्य भूमि से जो तटीय सीमा है वह 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के तटीय सीमा जो मुख्य भूमि से है वो 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों समेत, यानी कि उसी में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ले लेंगे तो वो द्वीपों समेत हो जाएगा। उसी में और भी द्वीप आ जाएंगे जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव होगा, पुडुचेरी होगा। ठीक है, तो ये सभी द्वीपों समेत इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो अब देखिए कि भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसको मैं बाद में बताऊँगा। भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। यह इसको बल्कि ऐसे लिख लीजिए, 7516.6 किलोमीटर द्वीपों समेत है, द्वीपों समेत है। जबकि
मुख्य भूमि के तटीय सीमा, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की कुल लंबाई कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसी में दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सभी द्वीपों समेत मिला देंगे तो वो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा। जबकि मुख्य भूमि की, यानी कि आप गुजरात से चलिए तो यहाँ से पश्चिम बंगाल तक की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई होगी वो 6100 किलोमीटर होगी। ठीक है। अब इसके बाद भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 राज्य में देखिए, पहले राज्य की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 नंबर पे गुजरात हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। पहले जब तेलंगाना नहीं था, ठीक है, तेलंगाना नहीं था तो ये आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना अलग हो गया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता, उसमें तेलंगाना भी दिया था। ठीक है। तो तेलंगाना अब क्या हो गया, ये स्थल रुद्ध राज्य हो चुका है, लैंड लॉक्ड हो चुका है। तो मैंने बताया था कि पिछले क्लास की वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः स्थल रुद्ध राज्य हैं, जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना को बताया था। ठीक। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिनमें गुजरात की सबसे अधिक तटीय सीमा है, तटीय सीमा है। और गोवा की सबसे कम तटीय सीमा है। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चूँकि देखिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो आप लोग को कॉपी पे तो लिखना ही चाहिए। सबसे कम तटीय सीमा है। ठीक है, ये हो गए। अब चारों केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। ये क्या है, दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव। एक ये हो गए, चार में से एक ये हो गया। दूसरा पुडुचेरी, यहाँ पर मुख्य रूप से ये हो गया आपका पुडुचेरी। तीसरा लक्षद्वीप, ये क्या हो गया, लक्षद्वीप तो
बाहर हो गया। अब इसके बाद इधर आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इनमें से 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। बाकी जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, इधर आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किसी भी जलीय भाग से, समुद्र से, तट से नहीं लगती है। केवल 4 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा है। कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन चारों की जो सीमा है वो जल से लगती है, इसलिए इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतने हो गए। लेकिन इनमें जो सर्वाधिक जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है, सबसे कम किसकी है, गोवा की है। लेकिन दूसरे क्रम का कभी कभी परीक्षाओं में दूसरा क्रम पूछ लेता है, कभी कभी परीक्षाओं में तीसरा क्रम पूछ लेता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूरा क्रम से ही पूछ लेता है। तो मैं उसका एक क्रम लिख दे रहा हूँ, आप इस क्रम को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। 1 नंबर पर आपका गुजरात होगा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक तट रेखा किसकी लगती है, गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर पर किसका लग जाएगा, तमिलनाडु का लगेगा। किसका लगेगा, तमिलनाडु। चौथा महाराष्ट्र। ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की है। सबसे कम लंबी तटीय सीमा किसकी है, गोवा की है। दूसरे नंबर की किसकी है, आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर किसकी है, तमिलनाडु की, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से मिटा दूँ तो बात कुछ समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समुद्री सीमा। अब देखिए, जैसे कोई भी देश है, ठीक है, तो किसी भी देश की जल के साथ लगने वाली जो सीमा है वो समुद्री सीमा कहलाती है। लेकिन उस समुद्री सीमा का एक निश्चित दूरी तक निर्धारण किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत हो गया, ठीक है ना, ये भारत हो गया, इसके इधर भी कोई ना कोई देश होगा, इसके इधर भी कोई ना कोई देश होगा, जैसे मान लेते हैं अफ्रीका हो गया, और इसके इधर भी कोई ना कोई देश होगा, जैसे मान लेते हैं कि सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ये सभी द्वीपीय देश होंगे, इधर देश होंगे जो, और इधर देश होंगे। तो अब उनमें से इस समुद्री सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, तो कुछ समुद्री सीमा का निर्धारण इस देश का, भारत देश का यहाँ तक होगा, और इस यहाँ पर जो देश होगा इस देश का भी समुद्री सीमा का निर्धारण कुछ दूरी तक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो समुद्री सीमा का जो निर्धारण दूरी में किया जाता है वो समुद्री मील
के नाम से जाना जाता है या उसी को नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है। अब एक समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर के होता है, यानी कि समुद्रों में जो दूरी होती है वहाँ पर समुद्रों में 1 किलोमीटर की दूरी 1800 मीटर से भी अधिकतम होती है। ठीक है, तो वो नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर होता है। एग्जैक्ट देखा जाए, आप यदि गूगल सर्च करिए तो गूगल में देगा 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 किलोमीटर होता है। लेकिन अब इसमें ये है कि 1982 में एक समुद्री कानून से संबंधित सम्मेलन किया गया था 1982 में, जिसका नाम था अनक्रूज। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन दी लॉ ऑफ दी सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था, लेकिन इसको पारित कब किया गया? 1994 में इसको पारित किया गया। 1994 में इसे पारित किया गया और भारत ने इसे 1995 में अपनाया। भारत ने कब अपनाया था? 1995 ईस्वी में अपनाया। 1982 में यह सम्मेलन हुआ और इसे 1994 में पारित किया गया और भारत ने इसे 1995 में अपनाया था। ठीक, अब ये जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन होता है, यह जो सम्मेलन होता है क्या करता है कि यह समुद्रों या महासागरों से जुड़े कानूनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह जो समझौता है यह किसी भी देश के समुद्री नियमों को, उसके कानूनों को और समुद्री संसाधनों के उपयोग करने को तय करता है कि आप किस आधार पे समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, समुद्री नियम और कानून क्या होंगे। उसके लिए एक सम्मेलन तैयार की गई थी 1982 ईस्वी में और इसको अनक्लोज के नाम से जाना गया, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन दी लॉ ऑफ दी सी के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रों और महासागरों से जुड़े कानूनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये अनक्लूज है क्या, इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग। अनक्लूज क्या है? तो ये जो अनक्लूज है यह समुद्रों एवं महासागरों से जुड़े कानूनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो समुद्रों एवं महासागरों से जुड़े कानूनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह समझौता क्या करता है कि यह जो समझौता होता है, यह समझौता यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यह समझौता विभिन्न तटीय देशों को समुद्री साधनों
या इसे आप संसाधन भी कह सकते हैं, रिसोर्सेस, संसाधनों के उपयोगों नियमों एवं अधिकारों को तय करता है, ठीक है ना। तो यह अनक्लोज क्या करता है कि समुद्रों एवं महासागरों जुड़े कानूनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, और यह समझौता विभिन्न तटीय देशों को, यानी कि तट से लगे जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों के लिए क्या कहता है कि आप समुद्री संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, समुद्री नियमों कानूनों का पालन कैसे करेंगे और उन पर अपना अधिकार आप कैसे स्थापित करेंगे, उसके लिए यह क्या करता है, नियम और कानून तय करता है। कौन सा? अनक्लोज। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अब यदि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में समुद्री सीमा, ठीक है ना, भारत के संदर्भ में देखेंगे। अब भारत के संदर्भ में समुद्री सीमा, भारत के संदर्भ में समुद्री सीमा। अब भारत के संदर्भ में यदि समुद्री सीमा को देखिए तो आईएमओ, ठीक है, क्या नाम है इसका, आईएमओ ने, आईएमओ इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने किसी भी देश की, या कह सकते हैं कि भारत की, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसने आईएमओ ने भारत, या यहाँ लिख सकते हैं अन्य देश, आईएमओ ने किसी भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक, तो कोई भी देश होगा, वह सभी देश जिसकी सीमा किसी सागर से, महासागर से लगती होगी, ठीक है ना, तो उन सभी के लिए आईएमओ, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, तो किसी भी देश की समुद्री सीमा को यह 3 भागों में वर्गीकृत करता है। एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा, या उसको आप क्षेत्रीय सागर कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा ये जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दूंगा तब सही रहेगा। ये हो गया आपका जो तीनों है, पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा संलग्न क्षेत्र, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है आईएमओ, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होती है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होती है। संलग्न का 24 नॉटिकल मील होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो होता है ये 200 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल मील होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से, अभी मैं बताऊंगा फिगर के साथ, मैं अभी बताऊंगा, आप लोग
को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा की जो लंबाई दूरी होती है वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होती है। संलग्न क्षेत्र का ये भी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का ये भी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है। ठीक, अब इसके बाद जो संलग्न क्षेत्र होते हैं, इनको अविच्छिन्न मंडल कहते हैं या कॉन्टिगुअस जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, अभी लिखूंगा, फिगर के साथ बताऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में उस देश को अपने समुद्र के एरिया वाले भाग में साफ सफाई की जिम्मेवारी दी जाती है कि आप अपने आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है वहाँ पर आप साफ सफाई पर ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार का कोई पर्यावरण प्रदूषण न हो, जलीय प्रदूषण न हो, जल में रहने वाले जीवों को बहुत हानि न हो, आप कुछ ऐसा काम न करें जिससे समुद्री जल क्या हो, प्रदूषित हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि 24 नॉटिकल मील तक की दूरी जो होती है यहाँ पर ये साफ सफाई वाला क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ यहीं पर क्या होता है, सीमा शुल्क वसूला जाता है। सीमा शुल्क का मतलब क्या कि जैसे कोई बाहर से यानी कि दूसरे देश से कोई पानी वाला जहाज आ रहा है, यदि वो जहाज आ रहा है और 24 नॉटिकल मील तक आने के बाद जैसे वो अंदर प्रवेश करेगा, 24 नॉटिकल मील के बाद यानी कि वो 23वें नॉटिकल मील में जैसे ही आएगा तो वहीं 24 नॉटिकल मील पर ही वहाँ पर कस्टम ऑफिसर के द्वारा, वहाँ पर जो कस्टम एक्साइज जो ड्यूटी करते रहते हैं लोग, तो उनके द्वारा उस जहाज़ से सीमा शुल्क वसूला जाएगा कि अब आप हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, हमें इसका टैक्स दीजिए, तो ये लोग टैक्स देंगे। ठीक, इसके अलावा इनको यहाँ पर वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं कि ये जो संलग्न क्षेत्र होते हैं या अविच्छिन्न मंडल होते हैं, ये पूर्णतः कमर्शियल एरिया होता है, यहाँ से टैक्स लिया जाता है। ठीक ना, यहाँ से टैक्स लिया जाता है। अब इसके बाद जो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, अब इस क्षेत्र की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, तो यहाँ तक की दूरी तक आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं, आप सागरीय संसाधनों का विदोहन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें छूट रहती हैं, इन्हीं सब चीज़ों की छूट रहती है। उसके बाद 200 के बाद आप आगे जाएंगे तो वो उच्च सागर होता है और वहाँ पर सभी देशों का, जितने भी देश होंगे, बराबर का अधिकार होता है। ठीक, तो इस बात को हम लोग समझ लिए। अब देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अच्छा, ये देखिए जो अनक्लोज है वो अनक्लोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार का समझौता है वो, ठीक ना। और लेकिन जो आईएमओ है यह एक संगठन है, क्या है, संगठन है। और यही संगठन क्या करता है, किसी भी देश के समुद्री सीमा का निर्धारण करता है और समुद्री सीमा को वह 3 भागों में बताता है। अब समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, अब इस समुद्री सीमा की बात करें तो आईएमओ के अनुसार 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए, 3 क्षेत्र निर्धारित, क्या लिख दिए हम, कुछ और चीज़ लिख दिए क्या, निर्धिरा, क्या बात है,
निर्धारित होना चाहिए। तीन क्षेत्र निर्धारित किए। तीन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसे टेरिटोरियल क्या कहेंगे, टेरिटोरियल, इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं, ठीक है ना, टेरिटोरियल सी कहेंगे प्रादेशिक, या इसको आप प्रादेशिक समुद्री सीमा कहिए या समुद्री सीमा कहिए या इसको आप जलीय सीमा कहिए, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होगा, टेरिटोरियल सी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे ये भारत देश है, ये क्या है, भारत देश है। अब इस भारत देश की तट इधर भी है और इधर भी है, तो मैं इधर से समझाता हूँ इसके संदर्भ में। ठीक, तो देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये तट है, तो ये जो तट है ये टेढ़ा मेढ़ा है, कटा फटा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर ये आगे तक जाएगा, मान लेते हैं ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो अब इसमें इस तट को जो कटे फटे या टेढ़े मेढ़े जो तट हैं, इसको मिलाने वाली एक कल्पित रेखा होती है, एक कल्पित रेखा होती है, मान लिया जाता है। इसी कल्पित रेखा को ही आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अब इसको मैं जरा और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ से इस मैप को मैं न खराब करूँ। अभी इसी पर एक आध दो और वीडियो बनेगा। ठीक, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यह कोई इधर तट हो गया, ये तट हो गया, और ये इधर स्थली भाग हो गया। ये क्या है, स्थली भाग है। ध्यान समझिएगा। अब किसी भी देश की जो तट होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी होती है। अब ये टेढ़ी कैसे होती है, या तो विवर्तनिक क्रियाओं के माध्यम से होता होगा, या तो सागरी जलों के कारण होता है। जब सागरी लहरें तटों से टकराती हैं तो उस तट को क्या करती हैं, काट देती हैं, या उस तट को थोड़ा सा तोड़ देती हैं, काट देती हैं, कह सकते हैं कि उस तट का अनाच्छादन करती है, जिस कारण से वह तट और अंदर की तरफ चलता चला जाता है। तो अब यहाँ से एक रेखा होगी जो कल्पित रेखा होगी। इस कल्पित रेखा को ही क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। तो ये रेखा कैसी होगी, इस रेखा को क्या कहेंगे, बेस लाइन या आधार रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार रेखा। अब इस आधार रेखा और तट, कटे फटे तट, टेढ़े मेढ़े तट के बीच जो जल होते हैं उसको आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं, या आंतरिक समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ये देख रहे हैं कि ये पानी भरा हुआ है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, इसे आंतरिक जल कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक जल कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे कि टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली कल्पित रेखा आधार रेखा कहलाती है। अब देखिए किसी भी समुद्रों की जो दूरी का निर्धारण होगा अब इसी आधार रेखा से ही होगा। ठीक है ना, किससे होगा, इसी आधार रेखा से होगा। अब ऐसा नहीं कि इस तट से होगा, तट से नहीं, आधार रेखा से होगा। इसीलिए आधार रेखा को माना जाता है, ये एक कल्पित रेखा होती है। अब क्या इसमें है कि यहाँ से मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एक ये दूरी हो गई,
ठीक, एक ये दूरी हो गई, अब एक यहाँ पे दूरी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक का जो क्षेत्र होगा वो प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से या टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाएगा। अब इसी आधार रेखा से ही 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होगी, कितनी दूरी, 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होगी उसे संलग्न क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर इसकी जो दूरी होगी 24 नॉटिकल मील। अब इसके बाद इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होगी, ये हो गया 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अब ये जो दूरी होगी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है या 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गया। अब इसी आधार रेखा से ही, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उससे क्या कहते हैं, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहेंगे संलग्न क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र कहेंगे, या इसी को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल। अब इसके बाद इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है ना, यहाँ तक की, अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होगा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होगा, लेकिन संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल के बाद ये जो 24 नॉटिकल मील तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होगी उससे क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको EEZ कहते हैं, इकोनॉमिकल जोन होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, तो इस क्षेत्र में किसी भी देश का, मैं लिख रहा हूं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान अब इसी वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत कुछ हो सकता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं कि परमाणु परीक्षण होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, ठीक, समुद्री संसाधनों का विदोहन की छूट होगी, विदोहन की छूट होगी, और नए द्वीपों का निर्माण किया जाएगा, नए द्वीपों का निर्माण। ठीक, तो इस क्षेत्र में, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, आप की कोई भी अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। उस वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप जो भी समझ लीजिए, जो भी साइंटिफिकली रिसर्च के अंतर्गत आता है। उसके बाद
इसी क्षेत्र में आप नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं और उन द्वीपों का निर्माण करके आप कह सकते हैं कि इन द्वीपों का निर्माण हम अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर किया है, इसलिए इस द्वीप पर अब मेरा अधिकार है। जैसे मान लेते हैं भारत कोई भी एक नया कृत्रिम द्वीप बना लिया, यदि वो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के अंदर बना लेता है तो वो उसका द्वीप कहलाएगा और वो भारत का द्वीप होगा। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पर समुद्री संसाधनों के विदोहन की छूट होगी। आप यहाँ पर समुद्री संसाधनों में पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा जीव जंतु जैसे मछलियों का भी आप कह सकते हैं कि उत्पादन या मछलियों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन आप मछली के शिकार यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते हैं, गहराई वाला भाग होता है, समझ रहे हैं। जब भी समुद्री मिलेगी तो वो तटों के आसपास ही समुद्री मछलियाँ तटों के आसपास ही मिलती हैं, लेकिन आप समुद्री संसाधनों का विदोहन यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे समुद्री संसाधन जो भी है, वैसे भी भविष्य के संसाधन समुद्रों को ही कहा गया है, क्योंकि भविष्य में समुद्र ही संसाधन को उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर प्रादेशिक समुद्री सीमा मैंने लिखा था, जो दूसरा होगा उसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र या इसी को अविच्छिन्न मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, अविच्छिन्न मंडल कहेंगे। अब इस अविच्छिन्न मंडल में क्या क्या होता है, तो इसमें संलग्न क्षेत्र या इस अविच्छिन्न मंडल में साफ सफाई का काम होगा समुद्रों से संबंधित, साफ सफाई किया जाएगा। वित्तीय अधिकार होते हैं यहाँ पर, इसमें आपको वित्तीय अधिकार मिलेगा। वित्तीय अधिकार मिलेगा तो आप बाहर से आने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूली कर सकते हैं, टैक्स वसूली। ठीक, तो बाहर से जो आने वाले पानी वाले जहाज़ होंगे, जैसे यहाँ से कोई जहाज़ चला, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से कोई जहाज़ चला, ये जहाज़ है, ये आ रहा है, तो अब यहाँ वाले क्षेत्र में इससे कोई टैक्स नहीं लेगा। ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक, तो अब ये जो है ये आपका संलग्न अविच्छिन्न मंडल ये वाला भाग है। अब जैसे यहाँ पर ये जैसे आया तो यहाँ पर कस्टम ऑफिसर के द्वारा इस जहाज़ की चेकिंग भी होगी और इस जहाज़ से टैक्स लिया जाएगा। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि ये जहाज़ यहाँ पर आया और यहाँ से ये लौट गया, ये पुनः क्या हुआ, लौट गया, तो अब इससे कोई किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, एक तरीके से समझिए कि ये टोल प्लाजा है, यहाँ पर टोल प्लाजा बना हुआ है। जैसे हमारे स्थलों पर, रोड पर, हाईवे पर टोल प्लाजा बने होते हैं, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेंज में सब जगह क्या है, टोल प्लाजा बना रहता है। और वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वाहन होती है 4 चक्का या 8 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, जितने भी चक्का की होती है, 2 चक्का छोड़ करके कुछ अन्य वाहनों को छोड़ करके प्रायः सभी वाहनों से क्या किया जाता है कि वहाँ पर उससे टैक्स लिया जाता है, रोड सर्विस टैक्स लिया जाता है। उसी प्रकार से इनसे भी यहाँ पर क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। यदि टोल प्लाजा देख लिए हम कि आगे टोल प्लाजा है, पीछे मुड़ करके चले गए तो टोल प्लाजा हमसे पैसा देगा ही नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर टैक्स की वसूली होगी। सीमा शुल्क, इसी को आप सीमा शुल्क कह सकते हैं। क्या कहेंगे, सीमा शुल्क कहेंगे। अब जो तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, इसको EEZ कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अब इस आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है कि 200 यानी कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री संसाधनों के विदोहन की छूट और नए द्वीपों को निर्माण करने का एक तरीके से छूट प्राप्त रहता है। तो आप यहाँ पर
नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं, समुद्री संसाधनों का विदोहन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के सेशन में हम लोग मित्र भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा और तटीय सीमा के बारे में आज हम लोगों ने जाना। इसमें कुछ और चीज़ें छुटी हुई हैं, हमारे ख्याल से तो कुछ और चीज़ें छुट्टी नहीं हुई हैं, जो भी है मैंने पिछले क्लास वाली वीडियो में बता दिया है। अब इसके बाद हो सकता है कि एक वीडियो बन जाए राज्यों के गठन पर कि कौन कौन से राज्य कब कब बने, ठीक है। सबसे पहले कौन सा राज्य बना, फिर उसके बाद कौन सा राज्य बना, तो राज्यों को गठन के बारे में हो सकता है एक वीडियो बन जाए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में और फिर भारत के भौतिक प्रदेश को। तो आज की क्लास की वीडियो में हम लोगों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में हमने देखा, समुद्री सीमा के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी हुई जो अन्य वीडियो है वो आप लोग को तत्काल प्राप्त हो सके।